हेलो टू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक। इस इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए आज इस समरी के साथ, मैंने कुछ समरी बना रखी है, उस समरी के साथ समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में है क्या। ये एक्चुअल में 12th क्लास का एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कई लोगों को लगता है इकोनॉमिक्स मीन्स माइक्रो, बट ये एक्चुअल में मैक्रो का एक टॉपिक है। मैक्रो में टॉपिक है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में है क्या। चलो नाम पे देखते हैं इसके क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब पेमेंट्स की बैलेंसिंग करनी है। अब पेमेंट्स क्या हो सकती है? पेमेंट्स हो सकते हैं हमारे खर्चे, पेमेंट हो सकते हैं हमारी कमाई। उस खर्चे और कमाई की बैलेंस करना है, मतलब उन दोनों को इक्वल करके चलना है। खर्चे और कमाई को बैलेंसिंग, ये तो हमने कुछ अकाउंट्स में भी पढ़ा है। हाँ, अकाउंट्स में भी पढ़ा है। अकाउंट्स में हम क्या करते थे? डेबिट साइड खर्चे लिखते थे, क्रेडिट साइड इनकम लिखते थे। क्या अकाउंट्स ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है? हाँ जी, अकाउंट्स ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है। इस अकाउंट को हम बनाते हैं, एक साइड में हम खर्चे लिखते हैं, एक साइड में हम कमाई लिखते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब वो बैलेंसिंग हो जाती है। तो चलो यहाँ पे मैंने कुछ समरी लिख रखी है, उस समरी के बेस पे समझते हैं। ये क्या है? पेमेंट ऑफ कंट्री, एक कंट्री की पेमेंट है। अब इसमें आपकी आ सकती है रिसिप्ट और इसमें आपकी आ सकती है पेमेंट। इसमें दो चीज आ सकती है, रिसिप्ट एज वेल एज पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब कमाई, पेमेंट का मतलब खर्चा। खर्चा या कमाई किसकी? कंट्री की। सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड, उसे एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड, मतलब एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के तहत उसे रिकॉर्ड किया गया होगा। वो ट्रांजैक्शन कैसी होंगी? वो ट्रांजैक्शन होंगी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब पैसे का लेन देन उसमें होना, इन्वॉल्वमेंट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो क्या है? एक ऐसी पेमेंट जो कंट्री कर रही है और सिस्टमेटिकली उसे रिकॉर्ड कर रही है किसी भी डाटा के तहत, और उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, मतलब पैसे का रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन सिंपल वर्ड, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जस्ट अ अकाउंट। उस अकाउंट को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, कंट्री का वो अकाउंट होता है पूरे साल में। तो चलो अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या है? बीओपी के कंपोनेंट्स के 3 प्रकार से होते हैं, मतलब इसमें जो अकाउंटिंग की जाती है वो 3 प्रकार से की जाती है। पहला आता है करंट अकाउंट, दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट, तीसरा आता है ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिशियल रिजर्व एक आरबीआई का रिजर्व होता है। इसे मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि मैंने आगे इसको डिटेल नहीं दे रखी। ऑफिशियल रिजर्व एक आरबीआई का रिजर्व होता है जो कि पैसा बचा के रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जब कोई इमरजेंसी हो जाती है, जब कोई आपदा हो जाती है, उसके टाइम के लिए एक ऑफिशियल रिजर्व आरबीआई अपने पास संभाल के रखता है। ये कुछ बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं क्योंकि यहाँ पे आना और जाना पैसे का चलता है। चलो, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन ज़्यादा आती हैं जिनका लेन देन करंट ईयर में चलता रहता है, जिनका मंथली, वीकली या डे वाइज जो ट्रांजेक्शन्स चलती रहती हैं वो आती है करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, या जिसमें एसेट क्रिएट होता है, या जिसमें बड़ा पैसा लगता है, वो आते हैं कैपिटल अकाउंट में। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या ब्रीफली आता है। करंट अकाउंट में एक चीज आती है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सपोर्ट करना। अब एक्सपोर्ट हुआ है तो इंपोर्ट भी होगा, क्योंकि हमें तो ये दोनों चीज लेनी है, रिसिप्ट भी लेना है और पेमेंट भी लेनी है, मतलब कमाई भी लेनी है और खर्चे भी लेने हैं। तो एक्सपोर्ट किया है तो कमाई हो गई, इंपोर्ट हुआ है तो खर्चा हो गया, मतलब गुड्स लिया है तो किसी और को पेमेंट देनी पड़ी होगी। प्लस करंट अकाउंट में एक चीज और आती है जो कि होते हैं इनविजिबल आइटम्स। तो चलो पहले इन दोनों को समझते हैं कि ये क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सिंपल है, जब गुड्स या तो आ रहे हैं विदेश से या विदेश के लिए गुड्स जा रहे हैं, अगर ऐसी भी कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। करंट अकाउंट एक बुक होती है, उस बुक में जाके आप चेक करोगे। अगर बीओपी को आपने चेक करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 से बची होगी, एक होगी करंट अकाउंट, एक होगी कैपिटल अकाउंट और एक ही होगी ऑफिशियल रिजर्व। तो आप करंट अकाउंट में जाके चेक करोगे, अगर कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स हो रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ की जाएगी? करंट अकाउंट में। ठीक है। देन उसके बाद इनविजिबल आइटम्स क्या है? इनविजिबल आइटम्स वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे सर्विसेज। जैसे कोई भी कंट्री किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे किसी की टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसी टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे टाटा स्काई है। टाटा स्काई हमें क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज। रिलायंस हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिलायंस हमें प्रोवाइड करता है सर्विसेज। रिलायंस अगर बाहर के विदेशों में है तो वो प्रोवाइड क्या कर रही है? सर्विसेज। जैसे वोडाफोन, वोडाफोन विदेश का है लेकिन इंडिया में भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो क्या कर रहा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। इनविजिबल 3 प्रकार से होंगी, या तो इनकम ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर किसी को हम इनकम दे रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के तहत, तो वो क्या है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑन द फैक्टर सर्विसेज। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की फॉर्म में होना जरूरी है, मतलब गुड्स के बदले गुड्स नहीं होने चाहिए, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है।
तो वो रिकॉर्ड किस में की जाएगी, करंट अकाउंट में। दूसरा है इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर सर्विसेज ना हो, जैसे शिपिंग, इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग। अगर इन तीनों चीजों से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो इनविजिबल आइटम में कंसिडर की जाएगी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो फैक्टर सर्विसेज भी आ गई और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आ गई, तो दोनों सर्विसेज आ जाती हैं इसमें इनविजिबल आइटम्स में। प्लस तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे करंट ट्रांजैक्शन, जैसे गिफ्ट, ग्रांट्स एक्सेट्रा, या फिर यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई भी गिफ्ट दे रहे हो या फिर कोई भी डोनेशन दे रहे हो, कोई भी चैरिटी दे रहे हो, अगर ऐसी कोई भी चीज आप दे रहे हो तो वो भी इनविजिबल आइटम में ही आएगी, और इनविजिबल आइटम में आएगी तो इसका मतलब वो करंट अकाउंट में वहां पे लिखी हुई होगी। करंट ट्रांजेक्शन को हम कह सकते हैं यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन वो होती हैं जो एक तरफा ट्रांजेक्शन होती है, जिसके बदले कोई दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं होती। जब आप कहीं पे डोनेशन देते हो, कहीं पे चैरिटी देते हो, तो उस डोनेशन और चैरिटी के बदले आपको कुछ नहीं मिलता, आप सिर्फ वहां पे पैसा देते हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। चलिए अब बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। उसके लिए नेक्स्ट पेज के लिए पलट लेता हूं जी। तो चलिए स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। क्या है स्ट्रक्चर कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी का? पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी लोग आके इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं। अगर आपको कैपिटल अकाउंट करना है, कैपिटल अकाउंट मतलब बड़ा है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस से बात की जाएगी, जहाँ पे 5 साल 10 साल 20 साल लंबे लंबे पीरियड्स की बात की जाएगी, लंबा लंबा पैसा जहाँ पे लगेगा, उस लंबे पैसे में या तो कमाई होगी या खर्चे होंगे, दो चीजें होंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या तो हमने विदेशों में जाके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है या विदेशों ने हम पे आके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, दो ही चीजें होंगी, रिसिप्ट और इनकम। तो इसमें दो चीजें हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार से होता है जैसे विदेशों ने आके यहाँ पे मेट्रो ट्रेन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डोमिनोज का एक कैफे है तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, जैसे वॉलमार्ट है तो वो भी एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं उस प्रकार से जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेते हैं या पोर्टफोलियो परचेज कर लेते हैं, हम किसी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो पे जब हम खरीद लेते हैं तो उसे हम कहते हैं FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के चल देता हूँ। जब हम इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स अगर हम खरीद लेते हैं किसी के तो पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। FDI पे जब आप करते हैं तो FDI का अगर मैं मेट्रो ट्रेन का एग्जांपल लूँ या फिर डोमिनोज या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, वॉलमार्ट भी है, ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो विदेशी लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दूसरी बात आती है, ये तो हो गया खर्चा, दूसरी बात आती है कमाई, बोरिंग। एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस होते हैं जहां पे हमने विदेशों से कुछ पैसा ले रखा है, एक्सटर्नली असिस्टेड कर रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे हमें इंटरेस्ट की फॉर्म नहीं देनी पड़ती या देनी पड़ती है तो कम देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस, जहां से हमारा पैसा आता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, कमर्शियल बोरिंग मतलब जहां पे हमने स्पेशली कमर्शलाइजेशन के लिए बोरिंग की है। स्पेशली यहाँ पे आप हर किसी के लिए बोरो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल एरियाज के लिए, कमर्शियल काम के लिए अपने यहाँ पे बोरिंग की है। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हाई लगता है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो हाई की फॉर्म में होता है, और पैसा ये भी एक तरीके से बोरो किया जाता है, एक तरीके का लोन फॉर्म है ये। देन उसके बाद आते हैं NRI, नेशनल, हाँ जी NRI। NRI डिपॉजिट्स क्या होते हैं? NRI वो लोग होते हैं जो विदेश में रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका कुछ हिस्सा इंडिया में रहता है, वो कहते हैं NRI। जैसे आपने कई मूवीज में देखा होगा कि कई लोग विदेश में पैसा कमाने चले जाते हैं और उनकी फैमिली यहीं रहती है, तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं? NRI। ऐसे लोग अगर अपनी फैमिली के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर अपनी फैमिली के लिए बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी चीज अगर वो पार्ट ऑफ इंडिया करते हैं, तो उसकी डिपॉजिटिंग भी कैपिटल अकाउंट में मानी जाती है। इसे क्या हम कहते हैं? NRI डिपॉजिट। उसके बाद आता है बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल का भी एक पार्ट है। बैंकिंग कैपिटल क्या है? बैंकिंग कैपिटल एक्सक्लूडेड NRI डिपॉजिट, जहां पे एक्सक्लूड किया जाता है NRI डिपॉजिट। बैंकिंग कैपिटल को आप ऐसे मानिए, बैंकिंग कैपिटल हो गई एक तरीके से जहाँ पे बैंकिंग कैपिटल जहाँ पे फॉरेन एसेट्स होते हैं हमारे पास, और जिन्हें होल्ड करके रखता है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, बैंकिंग कैपिटल,
बैंकिंग कैपिटल एक्सक्लूड एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई से हटके जो भी बैंकिंग कैपिटल है, मतलब कुछ फॉरेन एसेट्स ऐसे हैं जिन्हें कमर्शियल बैंक अपनी होल्डिंग पे रखता है, जिन्हें कमर्शियल बैंक ऐसे मान लो किश्तों की फॉर्म पे रखता है विदेशी लोगों से लेकर। तो जो भी कमर्शियल बैंक ने विदेशी एसेट्स को अपनी होल्ड पे कर रखा है, उन होल्डिंग ऑफ एसेट्स को आप बैंकिंग कैपिटल कहोगे, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आता है जहाँ पे छोटे समय के लिए क्रेडिट लिया जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया जाता, छोटे समय के लिए जहाँ पे क्रेडिट किया जाता है। और जब छोटे समय के लिए लिया जाता है तो उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट में फॉर्म में करते हैं। अदर फ्लोज हो सकते हैं इनवर्ड या आउटवर्ड ऑफ फ्लोज, कोई भी इनवर्ड हो रहा हो या फिर कोई भी आउटवर्ड ऑफ फ्लो हो रहा हो, लेकिन वो कैसे में हो रहा हो, वो कैपिटल की फॉर्म में हो रहा हो। अगर वो कैपिटल की फॉर्म में हो रहा है तो वो किस में माना जाएगा जी, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कुछ पार्ट हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट के, वो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरिंग, एनआरआई, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड अदर फ्लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या है कि कैसे विदेशी लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम जाके बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफएफआई में यहाँ पे हम शेयर्स की फॉर्म में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बोरिंग में दो चीज़ थी, एक था जहाँ पे इंटरेस्ट लेस मिलता है, जहाँ पे इंटरेस्ट हाई मिलता है, दो प्रकार की बोरिंग। दूसरा था एनआरआई। एनआरआई में हम क्या करते हैं, कोई भी बंदा जो कि पैसे कमाने के लिए बाहर गया था और वहाँ से अगर वो पैसा अपनी फैमिली को ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। उस फैमिली को ट्रांसफ़र किए हुए पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। बैंकिंग कैपिटल क्या है, बैंकिंग कैपिटल वो है कि कुछ कमर्शियल बैंक फॉरेन एसेट्स को अपने होल्ड में रखते हैं और जो भी वो एसेट होल्ड में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, छोटे समय का रवैया, छोटे समय के उधार दिया हुआ, तो यहाँ पे आता है। अदर फ्लोज में क्या आता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ कैपिटल। देन उसके बाद हम एक नए टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। कि इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कब होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, अगर आप इसे ध्यान से समझो तो यहाँ पे देखिए लिखा है इक्वल। इक्वल का मतलब कब ये इक्वल होगा, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कब ये डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो बीओपी ऑफ इक्विलिब्रियम कब होगा, बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब है जब बीओपी इक्वल होगा, या तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर। बीओपी क्या है, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, प्लस एरर। जब ये तीनों प्लस करके 0 के बराबर होगा तो आप ये मान लोगे कि वो इक्विलिब्रियम बीओपी है। आप ये मान लोगे कि वो इक्विलिब्रियम बीओपी है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, चीजों को इक्वल करना। तो यहाँ पे आप इक्वल कर सकते हो कि जब आपका करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट या कोई भी एरर वहां पे कंसिडर्ड ही नहीं करता, तो आप ये मान लोगे कि वो 0 के बराबर है। 0 क्या है, 0 एक अमाउंट ले रखी है, या तो 0 से अगर ज्यादा होगा कम होगा, चलो आगे देखते हैं। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल नहीं होता 0 के। जब वो इक्वल होता है तो वो इक्विलिब्रियम है, जब वो इक्वल नहीं होता तो वो डिसइक्विलिब्रियम है। सरप्लस कब होगा, जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ज्यादा हो जाएगा 0 के। और ज्यादा कब हो जाएगा, सरप्लस का मतलब फायदा होगा, इसका मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आ गई। बीओपी डेफिशिट, डेफिशिट कब होता है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जब नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन 0 होता है। इसका मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे देश से बाहर जाती जा रही है, जो कि एक गलत चीज है। हमारे देश में फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, तो बीओपी सरप्लस होना चाहिए। जब बीओपी डेफिशिट हो जाएगा तो बीओपी एक नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे देश में जो बीओपी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए इसी के साथ एक नया टॉपिक और है, यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स, ये कुछ आइटम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स वो होते हैं, इन आइटम को हम बनाते इसलिए हैं ताकि हम इससे अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। इन आइटम्स को हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि हम यहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। एकोमोडेटिंग आइटम्स वो होते हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं होते, किसी लोग के फायदे के लिए हो सकते हैं, किसी भी डेवलपमेंट के लिए हो सकते हैं, किसी भी आपदा के समय में बनाए हुए गुड्स के सम पे हो सकते हैं। दूसरा क्या है, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है तो इसमें कमाई भी हो सकती है और इसमें नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए ये आइटम को सरप्लस भी कर सकता है और नुकसानदेह भी पहुंचा सकता है। आइटम्स ऑफ बीओपी आर इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्बैलेंस होते हैं बीओपी। यहाँ पे कुछ मतलब नहीं होता कि वो सरप्लस जाए या डेफिशिट जाए, कोई मतलब नहीं है। देन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स,
मूवमेंट तो जो भी गुड्स और सर्विसेज की होती है यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स गुड्स को किए जाते हैं, लेकिन नॉट इन्वॉल्व द गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द बॉर्डर। यहाँ पे कोई भी अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड काम नहीं होता, यहाँ पे एक तरीके से हेल्प की जाती है। प्रॉफिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन मोटिव इनका प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता। आइटम आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन। ऐसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अबव द लाइन है और ये बिलो द लाइन है। सपोज कीजिए ये आपकी कंट्री है। आइटम आर कंसिडर्ड एकोमोडेटिंग अबव द लाइन, ये लाइन है और इसके अबव, दैट इज अबव द लाइन। ये आपकी अबव द लाइन है, ये बिलो द लाइन है, ये आपकी बिलो द लाइन है, ये आपकी अबव द लाइन है और ये आपकी बिलो द लाइन है। आइटम शुड बी कंसिडर्ड एज अबव द लाइन, आइटम शुड बी कंसिडर्ड एज बिलो द लाइन। तो ऑटोनॉमस आइटम्स वो होते हैं जो अबव द लाइन होते हैं। अबव द लाइन ये देश की कंट्री के बाहर है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स यहाँ पे हो सकता है, इसलिए ऑटोनॉमस आइटम है। ये बिलो द लाइन्स है, तो ये यहाँ पे कंसिडर्ड होता है। देन उसके बाद एक नया टॉपिक आता है। वो नया टॉपिक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन दोनों के बीच आखिर में डिफरेंस है क्या, कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक समरी है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक समरी है। समरी किस चीज की है? समरी है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, जो कि कंट्री में कंसीडर की जाती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को कंसीडर करने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे इनविजिबल और विजिबल आइटम दोनों आते हैं। विजिबल आइटम क्या है? गुड्स। इनविजिबल आइटम है सर्विसेज। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आते हैं। रिलेटेड टू ओनली, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली, यहाँ पे सर्विसेज कंसिडर नहीं की जाती। यहाँ पे खाली गुड्स कंसिडर किए जाते हैं, यहाँ पे गुड्स भी और यहाँ पे सर्विसेज भी ली जाते हैं। रिकॉर्ड बोथ करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे करंट भी आते हैं और कैपिटल भी आते हैं। नॉट रिकॉर्डेड कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कोई कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होती। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों आते हैं, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल कैपिटल अकाउंट ही आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज भी बैलेंस मूवमेंट ऑफ आरबीआई। इसका जो बैलेंस होता है वो मूवमेंट ऑफ आरबीआई की वजह से होता है। यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड का किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ इस पॉइंट का मतलब यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा आपको बैलेंस करना पड़ेगा आरबीआई के तहत, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंसिडर के इंपॉर्टेंट थे। ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। इसे अगर आप रिपीट मोड में सुनोगे तो ये चैप्टर आपका कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।